हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे JEE 2013 का। ठीक है ना। JEE 2013 का हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि एक ही एक्सिस पर दो सर्कुलर लूप्स दिए हुए थे। एक लूप काफी बड़ा था जिसका रेडियस दिया हुआ था R1, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कितना हो गया 0.2 मीटर। और इसी एक्सिस में सेंटर्ड एक और छोटा सा लूप था। इसके बारे में लिखा गया है कि अ वेरी स्मॉल लूप, लेकिन इसका रेडियस आपको दिया हुआ था कितना 0.3 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 3 × 10⁻³ मीटर। और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन था, उसको x मान लेते हैं। वो दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वो दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा फिर 0.15 मीटर। फिर बोला जा रहा है कि इस छोटे से लूप से अगर मान लीजिए करंट जा रहा है I कितना 2 एम्पियर, तो फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द बिगर लूप। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द बिगर लूप। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? अब चलिए देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम लोग फाइंड करने जाएंगे इस एरिया पर, तो हमें ये वाला फॉर्मूला उठाना चाहिए। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। ठीक है, तो यहां पर हमें किस पर फ्लक्स निकालना है, 1 वाले लूप पर। इस लूप का नाम दे देते हैं 1 और इस लूप का नाम हम दे देते हैं 2। तो 1 वाले लूप पर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स φ1 लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा 2 वाले लूप का होगा, तो B2 लिख देंगे और A1 लिख देंगे। याद रखिएगा, हम जिस एरिया पर फ्लक्स निकालते हैं उसी का एरिया लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आ जाएगा एक प्रॉब्लम। देखिए, इस वायर में जो करंट जा रहा है उसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। बायोट-सेवर्ट लॉ से हमको मालूम है कि कोई भी अगर मान लीजिए सर्कुलर लूप है तो उसका रेडियस अगर मान लीजिए r है, तो x डिस्टेंस पर, उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करने जाएंगे तो कितना हो जाता है μ0 I r² अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2 2 टाइम्स। अगर इससे करंट I दौड़ रहा है तो, यानी किसी भी कॉइल के थ्रू अगर I करंट दौड़ रहा है तो उसके एक्सिस पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहां से पता करते हैं, बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। आपके एनसीईआरटी बुक में पहला ही एप्लीकेशन है इस लॉ का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता करना मुश्किल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आराम से पता कर लेंगे। भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, ये पता करना आसान है ना। हम लिख देंगे यहां पर μ0 I r² अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2। ठीक है, देखिए जिस लूप का आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते हैं उसी लूप का रेडियस लिखते हैं ना, तो इसीलिए हमने r2 लिखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, हमने जो ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या वो बात सही है? देखिए, ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब पूरे एरिया में सेम मैग्नेटिक फील्ड हो। समझ गए आप? यानी अगर आप देखिएगा, ये काफी बड़ा रिंग है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और ये छोटा सा रिंग है, इसका रेडियस सिर्फ 0.3 सेंटीमीटर है। तो इस चीज का, इस पर जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो पता करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एरिया काफी बड़ा है, हर पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा। समझे? नहीं हो पाएगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके कारण उस पर फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा तो पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है? फ्लक्स ओवर द
बिगर लूप। ठीक है, ऐसा पूछा है तो कायदे के हिसाब से मुझे यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए, बट ये फॉर्मूला तो गलत है। बट हमारे पास फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है, और वो क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। समझ गया आप? फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ओवर ईच अदर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या बात है कि इसका इस पर जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिएगा तो आप क्या बोलिएगा? M12 इसका इस पर, और जब इसका इस पर देखिएगा तो आप क्या बोलिएगा? M21। ये दोनों अगर इक्वल हो, कितना मान लेंगे हम? M मान लीजिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फिर चाहे करंट किसी से भी दौड़े, इससे दौड़े या इससे दौड़े। समझ रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब फिर से समझिए, आखिर ये दोनों इक्वल हुए कैसे? हम यहां पर वी नो लिखकर आपको समझाएंगे कि आखिर ये दोनों क्यों इक्वल है। देखिए, ये काफी छोटा सा लूप है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा लगभग लगभग सीधा होगा। ठीक है, और इससे जो आप दूसरे रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके बहुत साइज छोटा होने के कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड्स इतने दूर नहीं जाएंगे कि इस एरिया को पार कर जाए। इसके मैग्नेटिक फील्ड्स इतने दूर नहीं जाएंगे कि इस एरिया को पार कर जाए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका इस पर कंप्लीट फ्लक्स लिंकेज है। मैं यहां लिख सकता हूं कंप्लीट फ्लक्स लिंकेज। समझे आप? यानी नो लीकेज। यहां मैं लिख सकता हूं नो लीकेज, यानी जो भी फील्ड आ रहा है वो इस पर पूरी तरह से काट रहा है। ठीक है, और इसका अगर इस पर देखा जाए फिर तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि ये काफी छोटा सा लूप है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके कुछ लाइंस अगर मान लीजिए बाहर भी जा रहा है, तो भी हमें सिर्फ इतने एरिया पर फ्लक्स निकालना है ना। यानी कोई एरिया अगर छोटा पड़े तो उस पर फ्लक्स निकालना मुसीबत नहीं है। समझ रहे हैं आप? और कोई एरिया अगर बड़ा पड़े और अगर पूरा फ्लक्स मान लीजिए कुछ भी लीक नहीं हो रहा है, पूरा का फ्लक्स लिंकेज हो रहा है अच्छे तरह से, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना मुश्किल नहीं है। समझ गए आप? ठीक है, एनसीईआरटी में हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि बाहर एक कॉइल है और अंदर एक छोटा कॉइल है। ठीक है, ये टॉपिक आप देखिएगा। बाहर एक कॉइल है और अंदर एक छोटा कॉइल है। अंदर वाले कॉइल को हम लाल कलर का कर देते हैं। अब देखिए, अंदर वाले कॉइल पर फ्लक्स पता करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर वाला कॉइल पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसलिए अंदर वाले कॉइल पर फ्लक्स पता करना आसान है। लेकिन अंदर वाले कॉइल का बाहर वाले कॉइल पर फ्लक्स पता करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वजह से हमने एक यहां पर एनालिसिस किया था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अंदर वाला कॉइल कुछ इस तरह हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। ये डायग्राम अगर आपको थोड़ा गंदा दिख रहा है तो ये देखिए, अगर मान लीजिए बाहर वाला कॉइल ये है और अंदर वाला कॉइल मान लीजिए ये है, ऐसा, यानी कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों के डायमेंशंस में, तो हम बोल सकते हैं कि अंदर वाला का फ्लक्स बाहर वाले पर कैलकुलेट करना आसान है और बाहर वाले का फ्लक्स अंदर वाले कॉइल पर कैलकुलेट करना आसान है। ऐसे जब हमको सिनेरियो मिल जाए तो हम कह सकते हैं आराम से कि M12 और M21 दोनों सेम होगा। समझे? यानी अंदर वाला बाहर देखिए, बाहर वाला अंदर देखिए, दोनों सेम होगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां भी आप समझ रहे होंगे कि इसका जो फ्लक्स लिंकेज है, इस पर कुछ भी लीक नहीं हो रहा है, तो उसको अगर हम मान लीजिए नाम दे देंगे M12, यानी 1 पर 2 के कारण। और इसका अगर इस पर देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा लूप है, इसके जो फ्लक्स होंगे इस तरह से, बहुत छोटा सा लूप है, इसलिए इसका फ्लक्स पता करना आसान हो जाएगा, यानी पूरा डूबा हुआ ही है। समझ रहे हैं आप? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? M21। तो हम बोल सकते हैं कि आप M12 देखिए या M21 देखिए, दोनों बराबर है। समझ गए आप? तो हम करना क्या चाहेंगे, हम मान लेंगे ऐसा कि मान लीजिए इससे एक करंट जा रहा है I डैश, और लिखेंगे कि फ्लक्स ऑन 2 इज इक्वल टू B1A2। तो B1 यानी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो कितना हो जाएगा?
म्यू नॉट आई R2 स्क्वायर सॉरी R1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 और एरिया छोटे वाले लूप का होगा कितना पाई R2 स्क्वायर। ये हो जाएगा किस पर फ्लक्स, सेकेंड कॉइल पर फ्लक्स। और सेकेंड कॉइल पर फ्लक्स आप क्या लिख सकते हैं, M21 इंटू आई डैश। याद रखिएगा मैंने वो आई डैश नहीं लिया है, मैंने वो करंट नहीं लिया है जो क्वेश्चन में दिया है, मैंने एक दूसरा ही करंट मान लिया है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ने क्या दिया कि इस वायर से करंट है, तो इस वायर से अगर करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर पता करना पड़ेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस पर पता करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि जब दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है तो क्यों ना इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए हमें पहले m पता करना पड़ेगा, तो वही m हम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या पता कर रहे हैं, हम इसका इस पर m पता नहीं करके इसका इस पर m पता कर रहे हैं। समझ गए आप, यानी 2 का 1 पे m पता नहीं करके 1 का 2 पर हम m पता कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें किसके थ्रू करंट पास करवाना चाहिए, इसके थ्रू। तो मैंने ऐसे ही एक करंट मान लिया कि मान लीजिए इससे करंट आई जा रहा है, तो इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो यहां भी मुझे आई डैश लिखना चाहिए था, तो यहां भी आई डैश लिखेंगे। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, उससे मुझे M21 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश कैंसिल हो जाएगा जब आप इक्वेट करेंगे, तो म्यू नॉट R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 3/2 पावर। अब आपको तो पता है कि M12 बोलिए या M21 बोलिए दोनों सेम है, तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M मान लीजिए। अब इस चीज को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। अब मैं वापस क्वेश्चन पर आ जाऊंगा कि इसी पर करंट फ्लो हो रहा है कितना, 2 एंपियर का। तो फिर उस बड़े वाले पर फ्लक्स कैसे निकलेगा, फिर ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इनटू आई। अब ये सारे वैल्यूज जब मैं फाइंड करूंगा तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। पाई को पाई रहने दीजिए, ठीक है। R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1 कितना दिया है 0.2, तो 0.04। R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, R2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। इंटू करंट कितना दिया है 2 अपॉन 2 टाइम्स R1 का स्क्वायर यानी 0.04 प्लस x का स्क्वायर, x कितना दिया है 0.15, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.0225 का पावर 3/2। ये सभी को आप अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -11 वेबर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ठीक से देखिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन एक रटा रटाया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन के पीछे तो क्या लगा सकते हैं दिमाग, कि इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस एरिया पे फ्लक्स निकालने बोला था। तो ऐसा अगर है तो जो कोई इंसान अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला पर पहले ना किसी साइट पर मान लीजिए इसका सॉल्यूशन देख रहा है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए वेबसाइट पर इसका सॉल्यूशन देख रहा है, तो साइट पर बताने वाले लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करके आंसर दे देंगे। लेकिन उससे आपको एक डाउट होना चाहिए कि जब करंट इससे फ्लो हो रहा है तो आप इसका रेडियस क्यों लिखे हैं यहां पर, क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि जिस कॉइल से करंट फ्लो होता है उसी का रेडियस हमको लिखना पड़ता है। यहां पर इस कॉइल से रेडियस फ्लो हो रहा है तो मैंने उसका रेडियस आखिर यहां पर क्यों लिखा, ये आपको डाउट होना चाहिए। तो उसका आंसर मैंने आपको क्लियर करके दिया कि हम इसका फ्लक्स इस पर निकाल रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूला से नहीं निकाल रहे हैं। तो पहला सवाल, हम इस फॉर्मूला से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि यह फॉर्मूला तभी यूज होता है जब पूरे एरिया में सेम मैग्नेटिक फील्ड हो। मतलब
इसका मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के हर एक कोने कोने में उतना ही होना चाहिए, तब जाकर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वरना हमें इंटीग्रेशन से आंसर लाना पड़ेगा। समझ गए आप, है ना, डी5 करके इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉब्लम, ये हो गया आपका समस्या। अब इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसका फ्लक्स इस पर निकालेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, M12, और अगर इसका फ्लक्स इस पर निकालेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, M21। और अगर हम ये समझ जाए कि M12 और M21 सेम है तो किसी का भी फ्लक्स किसी पर भी निकालिए, बात बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, इसलिए हमने सोचा कि इस फॉर्मूला को अपनाया जाए कि फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, टोटल फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। ठीक है, अब रहा सवाल कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप इसका इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए या इसका इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए, एक ही बात है। तो हमने इसका इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना अच्छा नहीं समझा क्योंकि वो इजी नहीं होगा, तो हमने सोचा कि इसका इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाए। तो हमने मान लिया कि यहां पर एक करंट है I डैश, और दिमाग लगाया कि इस वाले कॉइल पर कितना फ्लक्स होगा, ये फॉर्मूला से समझे, और इस वाले कॉइल पर कितना फ्लक्स होगा, ये फॉर्मूला से, और दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट कर दिया तो मुझे M21 मिल गया, और हम जानते थे कि M21 ही M12 है, तो वापस से हम इसको यहां पर पुट कर दिए और फाइनल आंसर लेके आ गए। समझ में आया आपको? यानी याद रखिएगा, जब आपके पास एक से अधिक सिस्टम हो, दो कॉइल से मान लीजिए, एक से अधिक अगर आपके पास सिस्टम हो, ठीक है, अगर आपके पास एक से अधिक सिस्टम हो तो एक के ऊपर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि M12 और M21 अगर सेम नहीं हुआ तो हम कोई भी कैलकुलेशन आगे नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहला अर्जेंसी क्या होना चाहिए, M12 और M21 सेम होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक चाहिए कि हाँ सही में सेम है कि नहीं है। समझ में आ गया? तो ये पहला लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप ठीक से देखिएगा कि हमें इस चीज पर फ्लक्स पूछा था जो हम इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते थे, निकालेंगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, हमें इस पर फ्लक्स पूछा था तो हमने क्या कर दिया, हमने सोचा कि क्यों ना इस पर फ्लक्स निकाला जाए और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाए इस पर। सिंस इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस और इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, तो एक बार आपके हाथ में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया तो आप किसी का भी फ्लक्स किसी पर भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। समझ गए आप? तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, दोबारा समझिए। वैसे सॉल्यूशन बहुत इजी है, सॉल्यूशन समझाने वाला इसको लिखेगा लिखेगा लिखेगा, खत्म। लेकिन इसको अगर अंदर से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार समझिए। ठीक है, थैंक यू।